जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में औरंगजेब के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुगल काल के अंतर्गत हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ लिया है, हुमायूं के बारे में भी पढ़ा, शेर शाह सूरी, फिर सूर्यवंश, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद से जहांगीर के बारे में पढ़ा हमने, फिर शाहजहां, और हम लोग इस वीडियो में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने जो पिछला वीडियो है नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के अलग से प्ले लिस्ट है, वहां पे आपको पूरे सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। प्लस जितने भी वीडियो हैं सभी में आपको दिखेगा कि टॉपिक के साथ प्रश्न भी है। ठीक है, तो प्रश्न का भी एनालिसिस किया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से प्रश्न बन रहा है प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और बहुत अच्छे से आप नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर कहीं कुछ गलती लगता है या फिर आपको लगता है कि कुछ और भी बेहतर करना चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए, जितना जल्दी हो सकता है हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द हम लोग फिर आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, औरंगजेब का जो इतिहास है 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक का होता है। देखिए, औरंगजेब के बारे में हम लोग जो प्रारंभिक जीवन है वहां से शुरू करते हैं और जो जो खास बातें हैं उसको देखते हुए हम लोग अच्छे से जितना भी प्रश्न आया हुआ है उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे औरंगजेब का जो जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को दोहद गुजरात में होता है। पिता का नाम हमको पता है शाहजहां है और माता का नाम यहाँ पे अर्जुमन बानो बेगम है, जो कि जिनको हम लोग मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग औरंगजेब का यहाँ पे विवाह से संबंधित बातें देखते हैं। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की एक राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, यानी कि इन्हीं का नाम एक और है राबिया उद दौरानी। तो यहाँ पे अगर नाम आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आप कुछ खास वर्ड को ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे राबिया याद रखते हैं तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो। ठीक है, तो ये इनकी पहली पत्नी थी। और आगे हम लोग अब देखते हैं औरंगजेब के यहाँ पे बहुत सारी उपाधियां भी थी, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, एक तो है ये बहादुर। ठीक है, बचपन में ऐसा इतिहास में इस तरीके से माना जाता है कि बचपन में जो औरंगजेब है वो हाथियों का एक झुंड को ये पूरे हिम्मत के साथ उनको खदेड़ता है, भगा देता है। तो इस तरीके से इसके पिता खुश होकर के इसको उपाधि देते हैं बहादुर। उसी तरीके से फिर आलमगीर। आलमगीर यहाँ पे इस तरीके का उपाधि है कि जैसे कि पूरे आ, दुनिया का बादशाह। ठीक है, तो इस तरीके का उपाधि यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे शाही पोशाक में एक दरवेश, इस तरीके का भी उपाधि जो है औरंगजेब का है। यहाँ पे इसलिए उपाधि है क्योंकि जो औरंगजेब का व्यक्तित्व है, औरंगजेब के व्यक्तित्व के हिसाब से ही मैं आपको ये टॉपिक यहाँ पे लेकर के आया हूँ, क्योंकि औरंगजेब का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा कट्टरवादी है। आप देखते हैं कि भाइयों के बीच में भी जो शासन के लिए जो युद्ध होता है, ठीक है, एक दूसरे में संघर्ष होता है। प्लस औरंगजेब जो है हम लोग आगे भी देखेंगे कि धार्मिक चीजों के कारण से कुछ ज्यादा ही चर्चित है ये औरंगजेब, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम होता है। जितना भी इस्लाम धर्म का जो भी नीतियां हैं केवल उसी को वो उसी तरीके से पालन करता है। तो यहाँ पे जो है ये जो उपाधि है शाही पोशाक में एक दरवेश। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि खुद एक वो राजा है। ठीक है, पूरा इतने मतलब हम लोग का जो देख रहे हैं कि भारत का जो क्षेत्र है, मुगल का जो पूरा प्रशासन क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद भी ये उतने पूरे बड़े क्षेत्र का शासक होते हुए भी नॉर्मल स्थिति में रहता है, नॉर्मल पोशाक पहनता है, मतलब एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह तरीके से ये अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे शाही पोशाक में एक दरवेश कहते हैं। ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि
ये जो इस्लाम का पूरा जितने भी नीतियाँ हैं उनको उन पे चलता है, शराबबंदी ये सब चीज़ को करवा कर मतलब किसी भी तरीके का गलत चीज़ें ये नहीं करता है। बहुत ही कट्टर तरीके से बहुत ही मतलब एक एक होता है ना कि इस्लामिक जो नियम है उसको पूरा उसी तरीके से मानने का ये मान करके चलता है। तो इस तरीके से इसका नाम यहाँ पे जिंदा पीर भी रख दिया गया, उपाधि दे दिया गया है। आगे देखते हैं उपाधि में, यहाँ पे अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा उपाधि जो है ये राज्याभिषेक के दौरान यहाँ पे दिया गया था। तो ये जो इतना सारा जो उपाधि है इसमें से आप जितना याद रख सकते हैं रखेंगे, क्योंकि ये हो सकता है इम्पोर्टेंट हो आगे आने वाले समय में। चलिए आगे देखते हैं क्या खास बातें हैं औरंगजेब के बारे में। देखिए राज्याभिषेक के बारे में ये खास बातें हैं, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो राज्याभिषेक है औरंगजेब का, ये इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जितने भी भाई हैं भाइयों में शासन के लिए युद्ध होता है। ठीक है, संघर्ष होता है लगातार एक दूसरे से, उसी समय का है। देखिए एक बार होता है ये सामूगढ़ में। ठीक है, सामूगढ़ का जो विजय होता है, सामूगढ़ का जो उस समय ये जीतता है, औरंगजेब जो है उस समय जीत लेता है उसको। सामूगढ़ का जो क्षेत्र है, अपने भाई दारा सिकोह के साथ जो इसका युद्ध होता है, तो दारा सिकोह को उस समय पराजित करता है और इस ये एक तरीके से शासन को जीत लेता है। ठीक है, तो उस समय एक अपना एक पहला राज्याभिषेक करता है। जो समय है 1658 ईस्वी, उस समय एक पहला अपना प्रथम राज्याभिषेक करता है। लेकिन उसके बाद भी दारा सिकोह जो है वो हार नहीं मानता, एक बार फिर से ये युद्ध के लिए आता है। और ये जो दूसरा युद्ध होता है देवराई का युद्ध, देवराई का जो युद्ध होता है इसमें दारा सिकोह पूर्ण रूप से पराजित होता है। और उसके बाद से जब यहाँ पे औरंगजेब पूर्ण रूप से जीतता है, विजय प्राप्त कर लेता है, तब ये फिर 15 जून को 1659 ईस्वी को यहाँ पे दिल्ली में अपना फिर से दूसरा राज्याभिषेक करवाता है और पूर्ण रूप से शासन को ये संभालने लगता है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे 2 बार राज्याभिषेक होता है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या खास बातें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा युद्ध वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब से संबंधित। देखिए सबसे पहले जो युद्ध है यहाँ पे, युद्ध का शुरुआत जो होता है औरंगजेब के साथ, वो होता है ओरछा का चूजर सिंह के विरुद्ध। ठीक है, उस समय ये युद्ध करता है वहां पे। सबसे पहला तो हो सकता है यहाँ से अगर प्रश्न बने तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये जो युद्ध होता है, ये जो संघर्ष होता है वो लगातार चलते ही रहता है 1636 ईस्वी से लेकर के 1644 ईस्वी, 1652 ईस्वी, 1657 ईस्वी। इस तरीके से लगातार इसका संघर्ष भी चलते रहता है और इसकी जो एक तरीके से शासन है, एक तरीके से औरंगजेब का जो प्रभाव है वो भी बढ़ते जाता है। ठीक है, देखिए दक्षिण का ये सूबेदार नियुक्त होता जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे गुजरात क्षेत्र है, मुल्तान क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र में ये गवर्नर भी रहता है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि औरंगजेब निम्नलिखित में से किस जगह का गवर्नर नहीं था। देखिए तीन जो है, तीन ऑप्शन आपको दे देगा, चौथा ऑप्शन देगा जहाँ का वो गवर्नर नहीं था। तो यहाँ से इस तरीके से अगर एग्जामिनर अगर फोकस करता है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जब औरंगजेब शासक बनता है उसके बाद से सबसे पहला संगठित विद्रोह होता है। औरंगजेब का जो व्यक्तित्व है हम लोग देखे हैं कि एक तरफा व्यक्तित्व है। ठीक है, पूरी तरीके से जो इस्लामिक परंपरा है उसी को मानने वाला है, तो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी होता है। इस कारण से ज्यादातर जो औरंगजेब के साथ संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं यहाँ पे, या फिर इसके विरुद्ध जो मतलब संघर्ष के लिए जो नीतियां बनाते हैं लोग, वो सारी चीजों का जो मेन जड़ होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं धार्मिक कारण ही होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझ में आएगा।
जो यहाँ पे सबसे पहला संगठित विद्रोह होता है वो औरंगजेब के खिलाफ होता है यहाँ पे। इसके अंतर्गत, ठीक है, दिल्ली और आगरा के जो जाट लोग हैं, पहला ये लोग शामिल होते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे किसान भी शामिल होते हैं। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। किसान भी शामिल होते हैं, काश्तकार होते हैं, मजदूर रहते हैं इसी में, और इसके साथ ही साथ ये सामंत जो है ये लोग भी इनका एक तरीके से फोर्स करते हैं, ठीक है, यानी कि नेतृत्व करते हैं हम लोग माने। तो ये जो है यहाँ पे पहला संगठित विद्रोह होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें देखिए एग्जामिनर कितना मतलब दूर तक हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फोकस नहीं करेंगे, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से फोकस करके आपसे प्रश्न पूछ लिया है। तो देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ पे, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी, ठीक है। ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से प्रश्न आप इतना ध्यान नहीं देंगे, तो प्रश्न यहाँ पे दिख गया इसलिए आप ध्यान दे रहे हैं। तो आप जितना भी छोटा से छोटा चीज भी अगर पढ़ रहे हैं, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से फोकस में रखें, हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न बना था। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो विद्रोह था ये आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के हुआ था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के हुआ था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो हर चीजों पे रोक लगाना, ठीक है, कहीं पे कर को बढ़ा देना, कहीं फिर से किसी दूसरे कर को चालू कर देना, इस तरीके से बहुत सारा काम करता है। हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो इस तरीके से ये पहला जो है संगठित विद्रोह हुआ, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दूसरा जो संगठित विद्रोह हुआ ये धार्मिक कट्टरता को लेकर के हुआ। यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दिया हूँ, है ना, कि औरंगजेब का व्यक्तित्व कैसा है। तो यहाँ पे ज्यादातर कहीं ना कहीं धार्मिक चीजें ही, धार्मिक आंदोलन, धार्मिक लड़ाई झगड़े ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, धार्मिक संघर्ष ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो संगठित विद्रोह है इसमें राजा राम जो है ये एक तरीके से इनका नेतृत्व करता है, ये जो विद्रोह है इसमें। और औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए, उसको दुख पहुंचाने के लिए अकबर का जो कब्र है, ठीक है, अकबर का जो कब्र है उसको फिर से खुदवाता है, उसके कब्र कब्र से उसकी जो हड्डियां हैं वो निकलवाता है, ठीक है। मतलब अगर मुस्लिम धर्म में ये यहाँ पे चिढ़ाने का मतलब ये है, इतिहासकार इस तरीके से बताते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे अन्यथा नहीं लेंगे किसी भी चीजों को। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुस्लिम धर्म में हम लोगों का ये परंपरा है, ये एक नीति है कि जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसको दफनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे औरंगजेब को चढ़ाने, यहाँ पे चिढ़ाने के लिए या उसको तकलीफ देने के लिए क्या करता है कि अकबर की कब्र पे जाता है, उसको खुदवाता है, फिर अकबर का लास्ट जो हड्डी बचा रहता है उसको निकालता है और उसको जला देता है, ठीक है। तो ये बात जो है औरंगजेब को पता चलता है तो उसको बहुत खराब लगता है। उसके बाद से फिर इन दोनों में फिर युद्ध होता है। लास्ट में क्या होता है कि राजा राम जो है उसकी हत्या करवा दी जाती है, ठीक है। आगे चल करके फिर से इनका ये जो संघर्ष है ये चलता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो भतीजा है यहाँ पे चूड़ामण, ठीक है, राजा राम का भतीजा, वो इस तरीके से इसके साथ युद्ध करता रहता है बीच बीच में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब उसके बाद से क्या होता है, ये युद्ध तो चलता रहता है, लेकिन फिर आगे चलकर क्या है कि औरंगजेब का जब मृत्यु होता है ना 1707 ईस्वी में, तभी ये सब धीरे धीरे करके शांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बस इतना ही ध्यान रखना है कि राजा राम जो था वो इस तरीके से एक इतिहास में इस तरीके से काम करता है, जिसके कारण से क्या होता है कि मतलब जो एक तरीके से औरंगजेब को जो आहट करने का एक अलग तरीका, ठीक है, अलग उसको तकलीफ देने का एक अलग तरीके से दुश्मनी निभाने का यहाँ पे स्टोरी आपको दिख रहा है। तो अगर प्रश्न इस तरीके से बनता है यहाँ पे कि औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, ठीक है, किस व्यक्ति ने अकबर की कब्र को खुदवाई और उसकी हड्डियां जला दी थी, इस तरीके से अगर प्रश्न बनता है तो थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे, इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे जो है सतनामियों का विद्रोह या फिर उसी को मुंडिया विद्रोह भी कहते हैं। तो मुंडिया विद्रोह किस से संबंधित है तो आप याद रखेंगे, औरंगजेब अगर ऑप्शन में रहता है तो आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये विद्रोह जो है हुआ यहाँ पे 1672 ईस्वी में हुआ, नारनौल या फिर महेंद्रगढ़ हरियाणा के क्षेत्र में, ठीक है। वहां पे हुआ, सतनामियों के द्वारा यहाँ पे उसका विद्रोह किया गया। और जो मुंडिया, इनको मुंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग हमेशा अपना बाल मुड़वा करके रखते थे, ठीक है। और ये भी जो विद्रोह है ये इस्लामिक धार्मिक जो व्यवस्था है उसी के विरोध में किया गया था, क्योंकि एक तरीके से अगर किसी भी जगह पे केवल एक ही धर्म नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे धर्म है, ठीक है। तो जो धार्मिक व्यवस्था, लेकिन धार्मिक जो शासक है वो धार्मिक है, तो सभी पे धर्म थोप रहा है। तो मेन कारण यही था, इन्हीं कारण से लगातार इनका संघर्ष चलते रहता। देखिए कुछ फोकस बात नहीं है मेरे को भी इसमें बताने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जब आएगा तो मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। याद रखेंगे कि औरंगजेब का अगर स्टोरी आप देखेंगे तो ज्यादातर उसमें धार्मिक चीजें ही रहेंगी, ठीक है। धार्मिक आंदोलन, इस्लामिक जो व्यवस्था है उसके विरोध में किया गया आंदोलन, इसी तरीके की बातें इसमें मिलेंगी। देखिए आगे जो है सिखों का भी इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, ठीक है। देखिए सिख विद्रोह में यहाँ पे पूरे तरीके से एक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में ही किया गया था। ये जो पूरा सिख विद्रोह है इसके अंतर्गत हम लोग पहले भी देखे थे, इनके जो गुरु हैं उनको लगातार ये लोग फांसी की सजा दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी यही होता है, जो औरंगजेब है ये सिखों के 9वें गुरु, ठीक है, तेग बहादुर, इनको बुलाता है, ठीक है, और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहता है। इसका मानना ये रहता है कि अगर तेग बहादुर जो है वो गुरु हैं सिखों के, अगर ये मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो इनके जितने भी जो शिष्य हैं या फिर जो इनको जानने मानने वाले लोग हैं वो लोग भी धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन जो तेग बहादुर है वो क्या करते हैं कि उसको स्वीकार नहीं करते हैं और लगातार विद्रोह करते रहते हैं, ठीक है। लास्ट में फिर औरंगजेब इनका भी क्या करता है कि दिल्ली के क्षेत्र में शीशगंज के आसपास इनका भी सर कटवा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या है, सिखों के साथ फिर विद्रोह बढ़ गया आगे। तो ये सारी चीजें जो है औरंगजेब से रिलेटेड है। आप थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान रखना, हर चीज याद नहीं रख सकते हैं, तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको, है। देखते हैं आगे। सिख विद्रोह के अंतर्गत अब एक गुरु तो फिर यहाँ पे जो यहाँ पे हत्या हो गया एक गुरु का, और फिर यहाँ पे 10वें गुरु जो है यहाँ पे गोविंद सिंह ये आते हैं। ये सिखों के जो है अंतिम गुरु थे, और ये भी लगातार संघर्ष करते हैं, इनके खिलाफ लड़ाइयाँ वगैरह चलते ही रहती हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि ये जो समय है 1707, है ना, ये औरंगजेब की मृत्यु का समय है। मृत्यु होने के बाद से ही ये जितना भी विद्रोह वगैरह धीरे धीरे करके रुकता है। और रुकता ही नहीं है, बल्कि हम लोग ये भी देखते हैं कि जो औरंगजेब का जो समय काल है और साथ ही साथ जो मुगल शासन जो है वो भी औरंगजेब के बाद से धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। खास बातें हैं कि औरंगजेब के समय में साम्राज्य का विस्तार भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक होता है, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए ये बीजापुर अभियान जो है 1685 से लेकर के 86 के बीच में, ठीक है, दक्षिण भारत विजय का जो है शाहजहां इससे पहले कोशिश किया था, जहांगीर भी कोशिश किया था, ठीक है। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से उसको बीजापुर के जो क्षेत्र है इधर का पूरा कब्जा नहीं कर पाए थे, उस साम्राज्य अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाए थे। लेकिन औरंगजेब जो है यहाँ पे अपना बीजापुर का जो अभियान चलाता है और यहाँ पे भी अपना पूरी तरीके से उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। देखिए ये जो यहाँ पे शासन काल है, जो समय है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। औरंगजेब के द्वारा चलाया गया यहाँ पे बीजापुर अभियान 1685 से लेकर के 86 के बीच में। उस समय जो बीजापुर के सुल्तान थे सिकंदर आदिल शाह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको पराजित करने के बाद से 1 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन दे करके, ठीक है, उसको पूरा अपने में मिला लेता है। तो इस तरीके से बीजापुर का अभियान मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बीजापुर हो ही गया, अब यहाँ पे गोलकुंडा।
गोलकुंडा का अभियान भी ये चलाता है, और ये 1686 से लेकर के 87 के बीच में, ठीक है। गोलकुंडा के शासक यहाँ पे अबुल हसन कुतुब शाह, इसको भी उसी तरीके से पराजित करता है, और खुद ही औरंगजेब उसको बंदी भी बना लेता है, और 50,000 रुपए ये वार्षिक पेंशन देकर के पूरा इसका भी जो क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बना है कि औरंगजेब की दक्कन में से किन दो राज्यों को जीता था, मतलब औरंगजेब जो है दक्कन के क्षेत्र में किन दो राज्यों को जीता था। तो ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न को भी कितना डिफिकल्ट तरीके से ही बनाया गया है। जब आप फोकस नहीं रहते हैं और जब आप एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं और सामने आपको क्वेश्चन मिलता है ना, उस समय का माइंडसेट बहुत अलग रहता है। उस समय आप ज्यादा दिमाग आपका काम नहीं करता। आप जिस चीज को जितना अच्छे से पढ़े रहेंगे आपको उतना अच्छे से ही वो चीज समझ में आएगा। ऊपरी ऊपरी चीजें तो वो तो वहां पे दही बन जाता है, सब मिक्स हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। कंफ्यूजन ज्यादा होने लग जाता है एग्जाम के समय में। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन कैसा मिला है, बीदर, ये बीदर और बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा, गोलकुंडा और अहमदनगर, अहमदनगर और बीजापुर, बीजापुर गोलकुंडा को हर एक चीज में मिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे केवल एक ही चीज दिखेगा आपको, बीजापुर और गोलकुंडा। तो जो ऑप्शन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप फोकस से नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो अभियान है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। आगे देखते हैं। दक्षिण विजय का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यही दो चीजें हैं। हालांकि दक्षिण विजय के जो औरंगजेब का जो समय था उस समय दक्षिण विजय के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करता है, बहुत सफल भी रहता है, लेकिन इतिहासकार यहाँ पे कहते हैं कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, ठीक है। सफल तो हुआ बहुत ज्यादा, उसमें आंदोलन वगैरह मतलब युद्ध वगैरह किया, ठीक है। बहुत सारे साम्राज्य को भी जीता, बहुत सारे वहां पे अपना साम्राज्य को आगे तक बढ़ाया, लेकिन दक्षिण भारत जो है औरंगजेब का एक तरीके से कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि वो लगभग यहाँ पे 25 वर्ष तक उधर ही अपना 25 साल, समझ रहे हैं, केवल युद्ध में, केवल एक क्षेत्र का युद्ध में, ये भी क्योंकि राजा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मुगल का जो समय है, ठीक है, लगभग कुछ भारत का कुछ क्षेत्र को छोड़ करके बाकी पूरा जितना जो क्षेत्र है सभी जगह साम्राज्य पूरा फैला हुआ है एक राजा, और वो केवल दक्षिण तरफ 25 वर्षों तक उसी में फंसा रह गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं इतिहासकार लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो औरंगजेब जो है इधर ही अगर 25 वर्ष फंसा रहता है तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो उत्तरी क्षेत्र है वो कमजोर होता जाएगा, और लास्ट में होता भी वही है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो मुगल जो शासन है उसका धीरे धीरे पतन शुरू होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे और भी कुछ कुछ खास बातें अब यहाँ से शुरू होंगी, जिसको आप बहुत ज्यादा याद रखेंगे और अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, यहाँ पे हम लोग देखे हैं 1707 ईस्वी में होता है। ये कहाँ पे होता है, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर में होता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और वहां पे एक इसका मकबरा भी बनाया जाता है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में। याद रखेंगे थोड़ा सा, ये जो हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए, जो क्षेत्र है यहाँ पे ये खुलदाबाद नामक शहर में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि औरंगजेब से रिलेटेड कुछ खास खास बातें जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इतिहास का, थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास भी जानना जरूरी था। अब यहाँ पे हम लोग ये सब जो देखेंगे वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और लगभग और 5 से 10 मिनट लगे हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक बीबी का मकबरा बनाता है, ठीक है, औरंगजेब जो है ये अपनी जो पहली पत्नी है ना, यहाँ पे दिलरस बानो बेगम, ठीक है, या फिर हम लोग याद रखें कि राबिया उल दौरानी। तो ये जो नाम है यानी कि ये जो ये अपनी पत्नी के याद में बनाता है, ठीक है, बीबी का मकबरा। ये ताजमहल का एक तरीके से नकल करके बनाता है।
तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पे, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, पहली पत्नी दिलरास बानो, ठीक है, दिलरास बानो बेगम या फिर राबिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, वो कहाँ स्थित है? यूपीपीसीएस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाए कि औरंगाबाद में ये बनाया गया है। ये जो बीबी का मकबरा है ना, ये यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें मेरे हिसाब से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यही टॉपिक है, ठीक है। देखिए आगे, ये बीबी का मकबरा से जुड़ा हुआ और भी कुछ कुछ खास बातें हैं इसमें। देखिए, कई इतिहासकार लोग यहाँ पे मानते हैं कि जो ये जो मकबरा है, इसका निर्माण जो है औरंगजेब नहीं कराया, उसका जो पुत्र है आजम शाह, ठीक है, इसके द्वारा कराया गया है, इस तरीके से भी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन देखिए, इसलिए यहाँ यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। तो कई बार मैं ऐसा हिंट भी करता हूँ कि अगर आपको इतिहास में खास करके कहीं भी कोई भी ऐसा टॉपिक कंफ्यूजन भरा लगता है, बिल्कुल उसको एकदम तुरंत उसको छोड़ दीजिए, वहां से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग इसी के बारे में। ये जो बीबी का मकबरा है, ये एक तरीके से ताजमहल का ही नकल किया गया है और अच्छे से नहीं बन पाया है, तो इसलिए इसको घटिया या फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि ताजमहल का घटिया या फूहड़ नकल किसको कहा, किस कला को कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दक्कन का क्षेत्र यानी कि दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसे दक्षिण का ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। एग्जामिनर्स को आप कई बार आप देखे होंगे कि एक जो प्रश्न होता है ना, उसी को थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं। तो हो सकता है अगला जो प्रश्न अगर बनाए यहाँ से, तो लोग पूछ सकते हैं कि द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिनी ताजमहल, तो हो सकता है कि मिनी ताजमहल किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाए, थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मोती मस्जिद है, ठीक है, एक मोती मस्जिद आगरा में बना हुआ है जो कि शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। ये जो मोती मस्जिद है, ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया, और ये नई दिल्ली के अंतर्गत जो लाल किला से अंदर अगर आप घूमने गए होंगे, ठीक है, तो अंदर जब घूमते हुए सीधा अंदर जाएंगे ना, तो वहां पे आपको एक ये दिखेगा, ठीक है। ये मोती मस्जिद है, ठीक है, और ये भी पूरा सफेद संगमरमर से वहां पे बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है औरंगजेब से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, 1659 से लेकर के 60 के बीच में ये जो है मोती मस्जिद जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे स्थित है, तो याद रखेंगे ये नई दिल्ली, ये जो लाल किला है उसके परिसर में स्थित है, उसके अंदर स्थित है, और सफेद संगमरमर के द्वारा ये का उपयोग करके बनाया गया है, ठीक है। और जो आगरा का जो मोती मस्जिद है, वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रश्न यहाँ से बने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं औरंगजेब के बारे में और कुछ खास बातें यहाँ पे देखते हैं कि शरीयत के आधार पे यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाता है। शरीयत यानी कि यहाँ पे एक तरीके से जो कुरान में जिस तरीके से नियम लिखे गए हैं, जिस तरीके से उसमें बातें कही गई है, उसी तरीके से वो ध्यान रख करके पूरा पूरा अपना शासन व्यवस्था चलाएगा। तो इस तरीके से उसकी नीतियां थी, ठीक है। तो औरंगजेब का एक विशेषता के रूप में हम लोग इसको मान सकते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से देखते हैं इसी में जो भी चीजें गैर पारंपरिक थी, यानी कि इस्लाम धर्म के या परंपरा से विरोध में है, अलग है, तो उसको क्या करता था, वो
हटा देता था, ठीक है। तो उन सबको बंद कर दिया, यहाँ पे बंद बंद कर देता था। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे नौरोज त्योहार जो है उसको भी बंद करवा देता है। तुलादान जो है ये भी बंद करवा देता है। देखिए तुलादान के अंतर्गत यहाँ पे इसका जो शुरुआत है अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये तुलादान जो है इसमें क्या होता है कि जो राजा है, राजा अपना खुद उसका जितना वजन होता है, ठीक है, अपने आप को, कभी कभी मूवी में देखे होंगे एक तराजू में कोई व्यक्ति बैठा, दूसरे तराजू में पूरा सोना चांदी रखे हो, तो उसी तरीके से कुछ होता होगा। तो जितना ज्यादा राजा का जो वजन है उतना ही सोना चांदी जो है, जितना भी सिक्के वगैरह ये सब, उनको तौल करके फिर उसको गरीबों में बांटा जाता था, दान दिया जाता था। ये जो प्रथा है इसको भी ये जो औरंगजेब है ये बंद करवा देता है। कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं औरंगजेब के बारे में, उसको देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल के मामले में जो है मुगल साम्राज्य के शासनकाल में सबसे चरम सीमा पे पहुंचाया था ये, मतलब सबसे बड़ा जो साम्राज्य था यहाँ पे औरंगजेब का था, ठीक है। बहुत बड़ा क्षेत्र उस मतलब वो फैला करके रखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सिक्कों पर यहाँ पे कलमा पहले चलता था, लेकिन ये अब खुदवाना बंद कर देता है उसको भी, वहां पे अब उसमें कलमा वगैरह कोई भी चीज सिक्के में नहीं लिखे जाएंगे, तो उसको बंद करवा देता है। हो सकता है इधर से प्रश्न बने। देखिए आगे 1663 ईस्वी जो है यहाँ पे इस समय ये सती प्रथा को भी बंद करवा देता है, प्रतिबंध उसमें पूरी तरीके से लगाता है। हालांकि पहले भी सती प्रथा को लोग यहाँ पे अलग जो शासक हैं वो लोग भी प्रयास करते हैं, अकबर भी प्रयास करता है, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं करवा पाता। लेकिन औरंगजेब जो है ये सती प्रथा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके का जो टॉपिक रहता है यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। देखिए आगे चल करके फिर ये हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा का जो कर है ये फिर लगाता है। शाहजहां में भी हम लोग देखे थे, यहाँ पे ये फिर से कर लगा देता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें हैं, और देखते हैं इसमें यहाँ एक प्रश्न भी है, प्रश्न भी यहाँ से आ गया है। देखिए क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया था, कौन था पहुंचाया था, तो याद रखेंगे औरंगजेब का समय काल है, औरंगजेब है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए और देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं इसमें। ये 1679 ईस्वी में औरंगजेब जो है यहाँ पे हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे पुनः जजिया कर लगाया गया था। यहाँ पे सन पूछा गया, ठीक है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो सन यहाँ से पूछ लिया गया है 1689 ईस्वी में, ठीक है, 1679 ईस्वी में, ठीक है। जजिया कर ये जो है पुनः यहाँ पे लागू करवा देता है। तो बहुत उटपटांग टाइप का जितना भी ये औरंगजेब से रिलेटेड जो चीजें हैं ना उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे। अभी जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। बाकी आप इसका स्टोरी भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं इसको याद रखेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसी को 10 बार 20 बार आप पढ़ लीजिए, इसका जो टॉपिक है उसको। चलिए आगे देखते हैं इसी में। औरंगजेब जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मुहत्सिब, ठीक है, मुहत्सिब एक अलग से अधिकारी है, ठीक है। ये अधिकारी जो है धर्माधिकारी के नाम से यहाँ पे उसको बताया जा रहा है। तो ये जो है ना मुहत्सिब, ये एक नया अधिकारी नियुक्त करता है औरंगजेब, ठीक है। और इसका क्या काम रहता है कि ये समाज में देखता है कि कौन जो है वो, मैं जितना भी धर्म के अनुसार जो नीतियां लागू कर रहा हूँ वो लोग उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख रेख करने के लिए ये एक अलग से अधिकारी को नियुक्त करता है, ठीक है, मुहत्सिब। तो यहाँ से अगर प्रश्न बने तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो औरंगजेब है ये वेश्यावृत्ति को भी यहाँ पे बंद करवाता है, उसको खत्म करवाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी महिलाएं होती है उनको विवाह करने के लिए कहता है, ठीक है। ये व्यवसाय छोड़ करके कुछ और अच्छा व्यवसाय करने के लिए ये एक तरीके से उनको फोर्स करता है। तो औरंगजेब के बारे में देखेंगे कि
कट्टर तो था ही, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छा चीज भी किया है। अच्छा चीज इसलिए किया गया है कि कोई सा भी धर्म है वो कहीं ना कहीं अच्छे को ही बताता है, ठीक है। लेकिन कई चीजें यहाँ पे देखेंगे कि राजा के अनुसार अगर सोचते हैं तो अपना साम्राज्य बढ़ाने का कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे अपना धर्म को थोपने का भी औरंगजेब प्रयास करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो कहीं ना कहीं औरंगजेब का एक तरीके से शरीयत पे भी चल रहा है, प्लस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि धर्म को भी थोपने का प्रयास करता है, जिसके कारण से क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक आंदोलन हो गया, धार्मिक संघर्ष हो गया, धार्मिक युद्ध हो गया। ये सब चीजें इसके साथ ज्यादा होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, चित्रकला, ठीक है, नाच गाना, ये सब चीजों को ये प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके उल्टा ये जो औरंगजेब है इन सबको बंद करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि औरंगजेब जो है ये सबको तो बंद करवा देता है, संगीत वगैरह ये सब चीज। जबकि यहाँ पे हम लोग देखें कि ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये लोग इसको बल्कि बहुत ज्यादा स्वर्ण युग इनके में माना जाता है, चित्रकला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि औरंगजेब जो है ये उल्टा, ये ये पूरा मतलब उल्टा काम कर रहा है। ये बस लास्ट है, अब इतना ही हम लोग देखेंगे इसमें। और औरंगजेब का जो सारी बातें जो है इतना तक कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए औरंगजेब के से रिलेटेड यहाँ पे जो है संगीत, नृत्य, ये सब पे तो पाबंदी लगा देता है। लेकिन यहाँ पे वीणा वो बजाने में उस्ताद रहता है, मतलब वीणा वो बहुत अच्छे से बजाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हैं ना कितना मतलब उटपटांग जैसा आपको लग रहा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, प्रश्न भी बना हुआ है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। SSC MT 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे वीणा, ठीक है। वीणा जो है वो औरंगजेब का बहुत ही खास तरीके का एक वाद्य यंत्र था, उसको बजाता भी था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि औरंगजेब का जो पूरा सेना थे, उन सेनाओं में देखिए औरंगजेब जो है पूरा मुस्लिम नीति को अपना रहा है, पूरा कट्टर तरीके से। लेकिन उसके उल्टा उसके सेना में सबसे ज्यादा हिंदू लोग हैं, सबसे ज्यादा। अभी तक जितने भी शासक थे उनमें सबसे ज्यादा यहाँ पे हिंदू लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो खास बातें हैं ना वो एग्जामिनर्स को ज्यादा दिखता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग औरंगजेब के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आपको और भी कुछ खास बातें अगर लगेंगी तो आप उसमें जोड़ लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जितना जितना सीमित तरीके से जितना पढ़ना चाहिए था, और जो जो खास बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और सुधार करना चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अच्छे से मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।